हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ वाला ही टॉपिक। और आज की जो इम्पॉर्टेंट फिगर हैं दैट इज़ गोपाल गणेश अगरकर साहब। टाइमलाइन अगर देखोगे तो रिवोल्ट से पिछले साल इनका जन्म होता है 1856 में, और 1895 तक का टाइमलाइन है पूरा। ठीक है, मोर देन 50 ईयर्स इन्होंने सर्वाइव करे, या यू कैन से अराउंड 50 ईयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, 40 समथिंग या। तो इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहली कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का सेटअप करा, एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को सेटअप करा और फर्ग्यूसन कॉलेज को सेटअप करा। और ये तीनों ही कहाँ पे हैं? ये हैं आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो गोपाल गणेश अगरकर साहब जी की बात करें तो क्या क्या किया इन्होंने? न्यू इंग्लिश स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट, को फाउंडर थे उसके, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म करते हैं, फर्ग्यूसन कॉलेज फॉर्म करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि को फाउंडर थे इसके न्यू इंग्लिश स्कूल के। इसके अलावा जैसे हर एक पर्सनालिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर, जर्नल या वीकली मैगजीन चला ही रहे हैं। तो उसी तरह से गोपाल गणेश अगरकर साहब की अगर बात करेंगे तो सुधारक नाम का जो पीरियोडिकल था वो इन्होंने स्टार्ट किया। और केसरी जो न्यूज़पेपर आया करता था उसके फर्स्ट एडिटर भी थे गोपाल गणेश अगरकर साहब। तो क्या क्या हैं? दो आपको राइटिंग्स याद रखनी है, एक है सुधारक और दूसरा रहेगा फर्स्ट एडिटर थे जो न्यूज़पेपर था केसरी। और इन्होंने ह्यूमैनिस्ट अप्रोच भी स्टार्ट करी। और जो ब्लाइंड फेथ हुआ करता था ट्रेडिशनल बिलीव्स के अंदर, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी के हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखे थे। जैसे उन्होंने सती सिस्टम को बंद करवाया था। उसके बाद अगली जो फिगर हमने देखी थी ईश्वर जी के बारे में हमने बातचीत करी, तो उस टाइम पे विडो जो रिमैरिज थी उसको स्टार्ट किया गया। तो उसी तरह से जो गोपाल गणेश अगरकर साहब हैं जिनका टाइमलाइन 1856 टू 1895 है, उन्होंने एक ह्यूमैनिस्ट अप्रोच स्टार्ट करी जिसके तहत जो ब्लाइंड ट्रस्ट था लोगों का, फेथ वगैरह जो फेथ है लोगों का ट्रेडिशनल बिलीफ के अंदर, उसको बंद करवाया कि ये चीज़ जो है मैं अपोज करता हूँ। बंद तो नहीं करा पर अपोज करा था बहुत स्ट्रांगली। तो हमारी पहली फिगर कंप्लीट हुई। अब दूसरे पे चलते हैं, दैट इज़ सेंट रामालिंगा। तो संत हैं, एक नाम है रामालिंगा। रामालिंगा जी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो 1865 के अंदर इन्होंने एक संघ बनाया और संघ का नाम था समरसा शुद्धा सन्मार्गा संघा। तो 4 बार एस आ जाएगा ना जहाँ पे, वो आपको याद रह जाएगा। सेंट रामालिंगा जी के बारे में बात होगी। तो ईयर कौन सा है? 1865 है। उसमें ये फाउंडेशन सेट कर रहे हैं समरसा शुद्धा सन मार्गा संघा। तो ये संघ सेटअप करा था 1865 में सेंट रामालिंगा जी ने। क्यों करा था? मेन एम क्या था? तो जो मद्रास एरिया है, मतलब अब हम साउथ में जा रहे हैं, इधर मद्रास के क्षेत्र में इन्होंने जो कास्टलेस सोसाइटी है उसका कॉन्सेप्ट इमर्ज करवाया, कास्टलेस सोसाइटी। 1870 के अंदर देखते हैं, पहले 1865 देख लिया, उसके 5 साल के बाद अगर देखेंगे तो इन्होंने सत्याग्रह सबाई इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी 1872 के अंदर। स्टार्ट हो गई थी 1870 में और 72 में कंप्लीट हो जाती है किसकी कंस्ट्रक्शन? तो सत्याग्रह सबाई की। इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई अंडर द सेंट रामालिंगा। तो ये सेकेंड पर्सनालिटी थी हमारी। तीसरी जो पर्सनालिटी आज हम पढ़ेंगे वो है बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर का अगर टाइमलाइन देखोगे तो 1812 से लेके 1846 का है। तो जो बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी बोला जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के अंदर फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी एक, जैसे पीरियोडिकल हम देख रहे हैं, मैगजीन्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो इन्होंने जो बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब ने जो स्टार्ट किया था उसका नाम है दर्पण। दर्पण स्टार्ट हुआ था मराठी लैंग्वेज के अंदर। दर्पण वॉज स्टार्टेड इन मराठी लैंग्वेज। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, मराठी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया दर्पण को। ऑल्सो जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी थी वो भी जाम्बेकर साहब ने ही स्टार्ट करी, और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की फाउंडेशन भी जाम्बेकर साहब ने ही करी। तो ये हमारी थर्ड पर्सनालिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार लास्ट में दोबारा से इसको रिवाइज भी कर लेंगे क्योंकि याद नहीं रहता पूरा ही। अब हम स्टैटिक की तरफ जा रहे हैं, ऐसे स्टोरी फॉर्म में कुछ नहीं है। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देख रहे हैं जो मेजर पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी हमारे मॉडर्न एरा में। तो
तो अगर आपको वो लर्न करनी, ये तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं चलेगा. तो फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम.जी. रनाडे. एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, वेरी पॉपुलर नेम. जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा को फाउंड करा. कब किया? तो 1870 ईयर के अंदर. किसको? पूना सार्वजनिक सभा. कब हुई इसकी फाउंडेशन? तो ईयर 1870 में. और मेन जो इनका फोकस था वो दो मुद्दों के ऊपर था. वो था एक तो चाइल्ड मैरिज को लेके, एक आ जाएगी चाइल्ड मैरिज, और दूसरा था फीमेल इन्फेंटिसाइड. इन्फेंट मैंने आपको बता दिया था, नवजात शिशु को बोलते हैं हम इन्फेंट, और यहाँ पे जो बेबी है वो अगर फीमेल हुआ करती थी तो उसको मार देते थे. ठीक है, तो एम.जी. रनाडे साहब की मेन कंट्रीब्यूशन यहीं पे देखेंगे. उसके बाद आती है धर्मा सभा. अब जब हेडिंग दी थी ना हमने, तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था. एक थी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और दूसरी लिखी थी वहाँ पे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अब चल रही हैं आपकी मूवमेंट्स यहाँ से. ठीक है, अब मूवमेंट्स आएंगी आपकी. तो जैसे धर्म सभा की फाउंडेशन हुई आपकी ईयर 1830 के अंदर. मेन जो इसके फाउंडर हैं वो हैं राधाकांत देव. राधाकांत देव जो हैं, ही इज़ फाउंडर ऑफ धर्मा सभा. 1830 में जो स्टार्ट हुई है. मेन फंक्शन कहाँ पे था? तो जो इनिशिएटिव और फंक्शन उठाए थे ब्रह्मो समाज में, बाद में हमने देखा किस तरह से एक्सप्लॉइट हुए थे, तो उनको काउंटर करना दोबारा से, वो किसका काम था? वो था राधाकांत देव का, अंडर द धर्मा सभा. और इनका मानना था कि जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनको हमें वैसे ही रखना चाहिए जैसे वो एग्जिस्ट करते थे. तो इनका मेन फंक्शन है प्रिजर्वेशन पे. तो अगर प्रिजर्वेशन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं राधाकांत देव की जो अप्रोच है वो रिवाइवल के ऊपर है. ठीक है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, रिवाइव करके रखना. इसके अलावा एक और मंडली बनी. मंडली कौन सी थी? परमाहंसा मंडली. ईयर है 1849, परमाहंसा मंडली. तो ददोबा पदुरंग और मेहता जी दुर्गाराम, इन दोनों ने फाउंडेशन करी थी परमाहंसा मंडली. तो पहले तो फाउंडर याद कर लो, ददोबा पदुरंग और मेहता जी दुर्गा राम, इन दोनों ने फाउंडेशन सेट करा है परमाहंसा मंडली का, महाराष्ट्र के अंदर, इन ईयर 1849. ददोबा पदुरंग एंड मेहता जी दुर्गा राम, डीपी एंड एमडी ऐसे याद रख सकते हो, जिन्होंने सेटअप किया था पीएम को. ठीक है, ये देखो इन दोनों का ये मिश्रण आ गया. ये देखो, ये रह जाएगा आपको याद. ददोबा पदुरंग एक आगी पर्सनालिटी, दूसरी है मेहता जी दुर्गा राम, और पी और एम यहाँ से उठा लो, परमाहंस मंडली, इन दोनों ने फाउंड करा. तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप. एंड इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि जो स्टेटस गैप अपर और लोअर कास्ट के बीच में आ चुका है तो उसको रिड्यूस करना. तो उसको रिड्यूस करने का जो टारगेट लिया था वो लिया था परमाहंस मंडली ने 1849 ईयर के अंदर. तो इसको भी ध्यान में रखिएगा. इसके बाद आती है प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज आया था 1867 में. ईयर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. परमाहंस मंडली भी आपको याद रखनी है, प्रार्थना समाज भी आपने याद रखना है. तो इसके जो मेन फाउंडर हैं, तो अब यहाँ पे आत्माराम पदुरंग है. ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पदुरंग हैं, एपी साहब है, और इन्होंने प्रार्थना समाज की महाराष्ट्र के अंदर फाउंडेशन सेटअप करी. महाराष्ट्र आ जो यहाँ पे 1867 के अंदर. जो जस्टिस एम.जी. रनाडे, ऊपर भी हमने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, उन्होंने भी प्रार्थना समाज को क्या किया था? ज्वाइन कर लिया था इन ईयर 1870. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जब एम.जी. रनाडे हमने पढ़ा कि ही वॉज मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज एज वेल. तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर नोट्स बना रहे हो साथ के साथ तो ऐड ऑन कर लो कि प्रार्थना समाज के मेंबर थे एम.जी. रनाडे भी, जिसकी फाउंडेशन किसने सेटअप करी थी? प्रार्थना समाज की डॉक्टर आत्माराम पदुरंग जी ने. और ये जो समाज था ये डिसअप्रूव करता है कास्ट सिस्टम, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और जो ये मीनिंगलेस रिचुअल्स चल रहे हैं. मतलब कास्ट सिस्टम को बाइकआउट करो, ठीक है, और जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है जो आपको चेंज नहीं होने दे रही. क्योंकि देखो एम.जी. रनाडे का नाम आ चुका है तो ये तो हमने रिफॉर्मर कैटेगरी में पढ़े, जो चेंज में बिलीव करते हैं. तो इनका मानना था कि रिलीजन की जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो किसी टाइम के हिसाब से हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, पर आज के टाइम से वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं बची है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बाइकआउट करने के लिए बोलते हैं प्रार्थना समाज के तहत. और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो बहुत सारी सेरेमनीज़ जिनमें हम बहुत ज़्यादा इररेलिवेंट खर्चा कर देते हैं, उन सेरेमनीज़ को और उन रिचुअल्स को ये डिसअप्रूव करते थे. नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेवा सदन. सेवा सदन, सदन मतलब कोई बिल्डिंग है, तो सेवा सदन जिनका मेन फोकस हुआ करता था शेल्टर होम्स के ऊपर.
ठीक है। तो शेल्टर होम किसको दिया जाता था? शेल्टर जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करी जाती थी वीमेन, तो ये वीमेन स्पेसिफिक था। तो सेवा सदन की अगर बात करें तो 1885 का टाइम पीरियड है, और इसके जो मेन फाउंडर हैं जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया सेवा सदन को, वो हैं आपके बहराम जी एम मालवारी, BMM, ठीक है। बहराम जी एम मालवारी एक पारसी सोशल रिफॉर्मर हैं, चेंज लाने में बिलीव करते हैं। और किसको ये होम शेल्टर्स प्रोवाइड किया करते थे? तो ऐसी लेडीज़ जिनको सोशली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, जिनको घरों से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो उनके ऊपर ये मेन फोकस रखा करते थे। एक्सप्लॉइटेड वीमेन के लिए लाया गया था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गया जो आज हमने पढ़ा। अब आपको ज़्यादा स्टैटिक ही देखना है, स्टोरीज़ अब बहुत कम बची हैं। पहले जब स्टार्टिंग होती है मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसमें तो स्टोरीज़ थी, पर अब जो है वो आप थोड़ा देखोगे कि स्टोरीज़ कम हो रही हैं, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना आज हमने पढ़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। कुछ एक अभी और आएंगी पर थोड़ी टाइम में आएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं उनको, पर पहले उससे हमने देखा कुछ सभाएं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई हैं। तो सबसे पहले हमने गोपाल गणेश अगरकर साहब के बारे में बात करा। तो मेन जो इनकी अप्रोच थी वो ह्यूमैनिस्ट अप्रोच थी, और जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे उसको ये अपोज करते थे, ब्लाइंड फेथ, जो अंधाधुंध विश्वास करते थे लोग। उसके अलावा सेंट रामालिंगा जी के बारे में हमने बात करी, 1865 का टाइम पीरियड है। तो समरसा शुद्धा समरंगा संघा, तो इस संघ की एस्टेब्लिशमेंट ये करते हैं, और इनका बिलीव था कि सोसाइटी जो है दैट मस्ट बी कास्टलेस, कास्ट नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा एक और पर्सनालिटी के बारे में हमने बात करी, दैट इज़ बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने फाउंड करी, जैसे कि बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और इवन नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, ये भी इन्होंने स्टार्ट करी। अगर राइटिंग देखें तो दर्पण, जो वीकली दर्पण आया करता था मराठी लैंग्वेज के अंदर, उसको इन्होंने स्टार्ट किया। और फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब। अच्छा सुनो, इस बार ना क्लासिकल लैंग्वेजेस भी 5 और ऐड हुई हैं, ठीक है। तो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। कौन कौन सी हैं? मराठी है, बंगाली है, आसमीज़ है, और 2 पी से हैं, पाली एंड प्राकृत। तो मराठी न्यूज़ में था, डू रिमेंबर। और आज के दिन जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, तो उसी दिन मराठी को ऑफिशियली, जो पेपर वर्क रुक गया था, इसको अब क्लासिकल स्टेटस दे दिया गया है। तो अभी ऑफिशियल तरीके से मराठी जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? बाल शास्त्री जाम्बेकर साहब को, याद रखिएगा इसको। MG रनाडे के बारे में हमने पढ़ा, महादेव गोविंद रनाडे। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 के अंदर इन्होंने ही फाउंड करी थी, और जो भी ये चाइल्ड मैरिजेस होगी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसके ऊपर ये एम्फेसाइज करते हैं। धर्मा सभा के बारे में हमने पढ़ा। तो ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्मा समाज राधाकांत देव के द्वारा लाया गया। जितने भी सोशियो रिलीजियस मैटर्स थे ये उनकी प्रिजर्वेशन में बिलीव करते थे, जबकि ब्रह्मो समाज हमने देखा था वो बिलीव करते थे चेंज में। उसके अलावा आते हैं परमाहंसा मंडल पे, 1849 में इसकी सेटअप हुई। तो मैंने आपको बता दिया, DPMD से याद रख लेना, और PM से ये मंडली आ जाएगी। तो ददोबा पदुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम इसके फाउंडर हैं। महाराष्ट्र में ये करा गया था 1849 के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो अपर और लोअर कास्ट के बीच में गैप है उसको रिड्यूस करना। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो 1867 का टाइम पीरियड है। डॉक्टर आत्माराम पदुरंग इसके फाउंडर हैं। MG रनाडे साहब ने भी प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था, और इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, दैट इज़ कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव किया, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को डिसअप्रूव किया, और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स चल रहे हैं उनको डिसअप्रूव किया। इसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द सेवा सदन। सेवा सदन की अगर बातचीत करें तो 1885 का टाइम पीरियड है। बहराम जी एम मालवारी जो कि एक पारसी सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे, उन्होंने सेवा सदन की एस्टेब्लिशमेंट करी। तो अगर करंट अफेयर की बात करूं तो हमारे रतन टाटा साहब जो थे वो भी पारसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। वन ऑफ द माइनॉरिटी भी कंसीडर की जाती है पारसी कम्युनिटी। और पारसीज़ का जो फ्यूनरल का सिस्टम होता है, जब लास्ट में जो डेथ के बाद जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें वो बिलीव करते हैं कि नेचर को ही चीज़ें वापस कर दी जाए, नेचर को, यानी कि खुले में रख दी जाती है डेड बॉडी, और उस पर फिर फीड कर लेते हैं वल्चर वगैरह, जो कि नेचुरल स्क्वेंजर भी होते हैं हमारे अर्थ के।
तो खैर रतन टाटा जी की तो इंसिनरेशन करी है, इंसिनरेटर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, लास्ट में सिर्फ राख ही बचती है, तो उस प्रोसीजर से किया था। एनीवे सेवा सदन पे आते हैं। सेवा सदन के जो मेन फोकस था, तो सदन नाम से ही पता लग जाएगा, घर की बात हो रही है, बिल्डिंग, सेवा मतलब किसी की हेल्प करना, तो यहाँ पे शेल्टर होम्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं उन विमेन को जो एक्सप्लॉइट हुई हैं सोशली और जिनको एक्सक्लूड करा गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।